रिकॉर्डिंग शुरू कर दी बेटा? चलो ठीक है, फिर तो पढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, बाकी आते रहेंगे बच्चे फिर। चलो सबसे पहले हम लोगों ने वही टॉपिक शुरू करेंगे दोबारा से जो कल हमारा शुरू होते ही खत्म हो गया था, दैट इज सिंपल पेंडुलम। हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे नोटबुक में, सिंपल पेंडुलम। ओके, तो सिंपल पेंडुलम क्या है? सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल पेंडुलम में कि वो कहता है सिंपल पेंडुलम एक हैवी पॉइंट मास होता है। सिंपल पेंडुलम क्या होना चाहिए? एक हैवी पॉइंट मास बॉडी होनी चाहिए जो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ वेटलेस स्ट्रिंग के साथ क्या हो? सस्पेंडेड हो। क्या कहा? कि जो सिंपल पेंडुलम है वो एक हैवी पॉइंट मास बॉडी होनी चाहिए जो एक इनएक्सटेंसिबल वेटलेस स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड की गई हो। लेकिन हमें एक चीज पता है कि पहली बात तो हैवी वर्ड भी जुड़ रहा है और पॉइंट मास भी है, तो ये दोनों चीजें नहीं है हो सकती, ठीक। और इनएक्सटेंसिबल के साथ वेटलेस स्ट्रिंग, तो कुछ ना कुछ तो वेट किसी भी चीज का तो कुछ ना कुछ तो होगा ना, वेटलेस तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए हम उस जैसा सा एक आइडेंटिकल चीज क्या उठाते हैं, हम कहते हैं कि एक सिंपल मास बॉब ले लेते हैं। मास बॉब समझते हो? मेटालिक बॉब, बॉल की तरह मेटालिक बॉब होगा। उस मेटालिक बॉब को हम सिंपल पेंडुलम कर देते हैं और उसको एक रिजिड सपोर्ट के साथ सस्पेंड कर देंगे। बोलो क्लियर है? यानी कि आइडियल सिंपल पेंडुलम तो इन प्रैक्टिस पॉसिबल नहीं है, बट हम पॉइंट मास की जगह प्रैक्टिकली क्या कर लेते हैं? एक हैवी सॉलिड मेटालिक स्फीयर ले लेते हैं विच इज सस्पेंडेड बाय एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। बोलो यस सर। ओके सर। ओके, चलो तो बस अब उसी के ऊपर खेल खेलना है हम लोगों ने, जो भी कुछ करना है हमने उसका टाइम पीरियड निकालना है। कल याद होगा हम लोगों ने फोर्स लॉ किया था, फोर्स लॉ इन एसएचएम, है ना? तो और कुछ चीजें आपने ध्यान में भी रखनी है। मैंने आप लोगों को शुरू में भी कुछ चीजें बताई थी कि कोई भी बॉडी या पार्टिकल को अगर हम कहें कि ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए, एक। दूसरी, या फिर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आना चाहिए, लेकिन दोनों में ही माइनस साइन लगता है, यानी ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलो क्लियर है? यस सर। बताया था ना कि कोई भी बॉडी को हम अगर मान के चलेंगे कि ये एसएचएम एग्जीक्यूट करता है, कोई पार्टिकल कोई बॉडी, तो उसके लिए दो कंडीशन है, जिन दो कंडीशन से हमें पता चलता है कि इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम और नॉट। वो क्या क्या कंडीशन है कि एक तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है, या फिर फोर्स रीस्टोरिंग फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो भी सेम वही नेगेटिव साइन, यानी F इज इक्वल टू के वाई माइनस का। ठीक है, ये दो कंडीशन में से कोई भी अगर अप्लाई होती है तो हम कहते हैं कि हाँ ये एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम। और अगर कोई बॉडी या कोई पार्टिकल या कोई बॉडी अगर एसएचएम एग्जीक्यूट करती है तो हम उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने फाइंड किए थे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, वो हम उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, याद होगा टाइम पीरियड के दो फॉर्मूले निकाले थे। मैं बेस पहले तुम्हें क्लियर कर दूं ताकि तुम्हें फिर कोई टॉपिक समझने में दिक्कत नहीं आएगी। टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला क्या निकाला था? 2 पाई, क्या निकाला था? अरे यार, प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन में एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड अंडर रूट में, और एक कल निकाला फोर्स लॉ से m बाय के इनर्शिया फैक्टर, याद आ गया? इनर्शिया फैक्टर स्प्रिंग फैक्टर से, और अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। तो ये दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड ऑन सिचुएशन कि हमें क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। समझ आया? एक्सेलरेशन में हमेशा मॉड लगेगा, मॉड, क्योंकि एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है तो मॉड के साथ आएगा। ठीक, रब कर दूं? याद आ गई ये चीजें? लो जी,
तो अब सिंपल पेंडुलम स्टार्ट करते हैं उसकी डेरिवेशन में। हम कहते हैं, एक कंसीडर कर लेते हैं एक सिंपल पेंडुलम विच इज सस्पेंडेड, ठीक है जी, एक रिजिड स्पोर्ट के साथ सस्पेंडेड किया हुआ हम लोगों ने विद अ रिजिड स्पोर्ट, और ये इसका मिड पॉइंट, ये हम इसकी मीन पोजीशन, ये बॉब शो कर देते हैं यहां पर, बड़ा सा मेटालिक बॉब। ओके, अब हम कहते हैं कि मेटालिक बॉब को हमने फ्री छोड़ दिया टू ऑसिलेट, सो इट एग्जीक्यूट्स बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशंस ए एंड बी। ठीक है जी, लाइक दिस। थोड़ा सा हम ज्यादा बना के इसको कम कर देंगे। तो कि एंगल हमने स्मॉल दिखाना है। ओके, ए एंड बी, दीज आर टू एक्सट्रीम पोजीशंस। इसके बीच में ये बॉब जो है ये आपका एग्जीक्यूट कर रहा है। बोलो क्लियर है? Yes, sir. O is the mean position with small, very small angle theta. वर्टिकल एंगल कह देंगे इसको। बोलो क्लियर है यहां तक? तो अब बताओ मुझे, तो वही है लेटस लूटस, तो आप लोगों को पता ही है, जब टॉपिक आएगा तो कैसे लिखना है। लेटस कंसीडर अ मेटालिक स्फीयर या बॉब ऑफ मास m, है ना, इज सस्पेंडेड विद अ रिजिड सपोर्ट ऑफ लेंथ l बाय अ इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l। l इसकी लेंथ ले ली हम लोगों ने। अगर ये l है तो बेटा ये भी l होएगी ना, लेंथ तो वही रहेगी ना, रस्सियां थोड़ा ना चेंज हो जाएंगी। बोलो क्लियर है? Yes, sir. Yes. चलो, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर इस पॉइंट पर क्या क्या चीजें होंगी? एक तो वेट mg नीचे की तरफ, सर है ना? थीटा। हाँ, Yes. और अब अगर ये वेट नीचे की तरफ होगा तो मैं अब यहां पर इसको रिजॉल्व कर दूं दो पार्ट्स में, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। अगर ये थीटा तो ये भी एंगल थीटा, तो ये बनेगा mg cos थीटा और ये बनेगा mg sin थीटा। ये एरो देखो ध्यान से। ओके सर। ओके, अब मेरे को एक बात और, टेंशन आपको पता है ऑब्वियसली क्या होती है, अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, ऊपर की तरफ। ऊपर की तरफ। अब तो ये तो अच्छे से क्लियर हो चुकी है तुम लोगों को। तो नाउ व्हाट हैपन, T balances mg cos theta, there are two types of forces, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस कौन कौन सी एक्ट कर रही हैं, वेरियस फोर्सेस। एक तो टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में जो बैलेंस हो रहा है mg cos theta से। अब एक ध्यान से देखेंगे चीज, when we resolve mg into two rectangular component, that is mg cos theta and mg sin theta, the mg sin theta, the component mg sin theta कहां पर है? Towards the mean position। यस सर। है ना? तो mg sin थीटा अगर टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, इसकी डायरेक्शन अगर मीन पोजीशन की तरफ शो हो रही है, एंड वी नो दैट mg sin थीटा इज अ क्या कहते हैं, इज अ कंपोनेंट कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ द वेट mg लाइक अ फोर्स। तो फोर्स आपको, ये कौन सी फोर्स है जो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन होती है? Restoring force. रीस्टोरिंग फोर्स। बिल्कुल, तो इसको हम क्या लिख देंगे? नाउ F इज इक्वल टू माइनस का mg sin थीटा, बिकॉज इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि ये कहां पर डायरेक्ट हो रहा है, डायरेक्ट कहां पर है, इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, सो इट इज कॉल्ड रीस्टोरिंग फोर्स ऑल्सो। ओके,
ओके सर। ठीक है, नाउ वी ऑल्सो नो दैट F इज इक्वल टू ma, मास इनटू एक्सेलरेशन। Yes, sir. ओके, यस सर। और जो मास इनटू एक्सेलरेशन है वो यही चीज आएगी, तो ये हम कहेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को इक्वेट अगर कर दें तो ये बन जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस का mg साइन थीटा। सर a इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। a इज इक्वल टू माइनस का g साइन थीटा। If there is a displacement x from its mean position O से लेकर ये B तक का जो डिस्प्लेसमेंट अगर मान के चलें कितना हो गया, x डिस्प्लेसमेंट किया, तो साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल होगा, x बाय एल। यस सर। थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो ऑलरेडी एल है, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बाय एल बन गया। Yes, sir. एंड इसको और भी क्या लिख सकते हैं, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, बिकॉज मैं यहां पर लिख सकता हूं साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। वाई? क्योंकि जो एंगल स्मॉल होते हैं साइन ट्रिग्नोमेट्रिक में, जो स्मॉल एंगल होते हैं 0 से 5 डिग्री के बीच में, वो साइन थीटा रेडियन में या एंगुलर में तकरीबन उनकी वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं। सर कितने से कितने के बीच में? 0 to 5 डिग्री बेटा। सर हमने पहले कंसीडर कर रखा है ना छोटा एंगल। हाँ, नहीं बुक वालों के हिसाब से मत चलो, मैं अपना अलग करवा रहा हूं। ठीक है बेटा, क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब मैं इसकी जगह अगर रख दूं a इज इक्वल टू माइनस का g और x बाय एल। अब ध्यान से देखो, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कांस्टेंट टर्म, प्लेस टू प्लेस वेरी करती है सिर्फ। l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कांस्टेंट, क्योंकि लेंथ तो एक ही रहेगी स्ट्रिंग की। तो इसका मतलब एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, वो भी नेगेटिव साइन के साथ। यस सर। यहां पर लिख देंगे वेयर g बाय एल इज अ कांस्टेंट। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो आगे कंडीशन, अगर एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट इन ऑपोजिट साइड, तो इसका मतलब जो ये बॉब है या आपका ये जो सिंपल पेंडुलम है, इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम, ये एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है ना? यस सर। और एसएचएम की कंडीशन हमने क्या बताई थी? एसएचएम की कंडीशन हमने बताई थी कि अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना है, देन टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉडुलस एक्सेलरेशन अंडर द रूट, मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन अंडर द रूट। तो ये क्या बन जाएगा, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट तो x है, x, हाँ, और एक्सेलरेशन g l और x, g l ऊपर आएगा, x नीचे चला जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास मॉड में है तो माइनस साइन नहीं लगेगा, तो x से x कैंसल हो गया। नाउ वी गेट द फॉर्मूला 2 पाई l बाय g अंडर द रूट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन वो मॉडुलस एक्सेलरेशन के बाद बताना है एक बार क्या लिखा है आपने। जब हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन मॉडुलस ऑफ एक्सेलरेशन अंडर रूट लिखा बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगा दी मैंने x, और एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां से उठाई माइनस का जी एक्स अपॉन एल। तो माइनस तो लगेगा नहीं क्योंकि मॉडुलस है, तो जी एक्स नीचे आ गया
और एल ऊपर चला गया तो एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, तो उसके बाद मेरे पास ये आ गया। यस सर। ठीक है जी, तो ये आपके पास टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला बन गया 2 पाई एल बाय जी अंडर द रूट। याद होगा डायमेंशनल एनालिसिस के जब हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे उसमें इस टाइप का एक क्वेश्चन भी था आपके पास आया हुआ, जिसके अंदर 10 सेकंड की ऑसिलेशन 1 सेकंड की दे रखी थी, 90 सेकंड का रेजोल्यूशन दिया हुआ था, 90 सेकंड में 1 सेकंड का रेजोल्यूशन, ऐसे करके कुछ था। आंसर मेरे ख्याल से 0.27% आता है उसका, आपका 1D के अंदर है एक फॉर्म क्वेश्चन। ठीक है, तो ये उसके अंदर, जिसके अंदर हमने दोनों तरफ पहले इसके ऊपर क्या करा था, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करके जी की वैल्यू निकाल लेते हैं ऊपर ले जाके, वो वाला याद हो तो, अगर नहीं याद तो कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला मेन यही है सिंपल पेंडुलम का। टाइम पीरियड क्या होता है 2 पाई एल बाय जी अंडर द रूट। एल इसके अंदर लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, जी आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो आपको पता है। तो इसका मतलब जो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम है वो ध्यान से देखें तो सिंपल सी बात दो चीजों पे ही डिपेंड करता है। एक तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग क्या है उस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है उस पर डिपेंड कर रहा है। समझ आ रही है मेरी बात? यानी कि एल की यानी कि लेंथ जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा, लेंथ जितना ज्यादा टाइम पीरियड उतना ही ज्यादा। तो मतलब टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब क्या हुआ, ऑसिलेशन फास्ट हो जाएगी या स्लो हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। ऑब्वियसली स्लो हो जाएगी ना। टाइम पीरियड ज्यादा का मतलब कि एक रेवोल्यूशन कवर करने में टाइम पीरियड वो ज्यादा ले रहा है, तो इसका मतलब वो स्लो हो गई। जितना लेंथ बढ़ जाएगा उसकी उतनी ही रेवोल्यूशन का जो टाइम पीरियड है वो उतना ही ऑसिलेशन का टाइम पीरियड स्लो हो जाएगा। जैसे और रेसिप्रोकल है किसके ऊपर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना ज्यादा उतना टाइम पीरियड कम। यस सर। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना कम उतना टाइम पीरियड ज्यादा। तो इसका मतलब अगर आप कोई एक पेंडुलम वाली वॉच को अगर आप किसी हिल स्टेशन पर लेकर जाते हो एक अच्छी ऊंचाई पर, माउंटेन पे, तो टाइम पीरियड उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू ग्राउंड होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाएंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होती जाएगी और टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और टाइम पीरियड बढ़ने का मतलब जो वॉच है आपकी वो हल्की सी स्लाइटली सी स्लो हो जाएगी। बोलो क्लियर? यस सर। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार इनके ऊपर कंसेप्चुअल्स आ जाते हैं, तो फॉर्मूला सिर्फ लर्न नहीं करना, फॉर्मूले की गहराई भी समझनी है कि इसमें एल और जी के ऊपर उसकी डिपेंडेंस क्या बता रही है। तो उसकी डिपेंडेंस हमें ये चीजें बता रही है। तो बुक में इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके पास, इसके पॉइंट्स जरूर पढ़ लेना। कुछ पॉइंट्स अच्छे हैं, पढ़ के अच्छे से समझ आएंगे। वैसे तो स्कूल्स में कम ही करवाते हैं, ज्यादा करवाते नहीं है, लेकिन पढ़ लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आगे के लिए तुम्हारे लिए बहुत बेनिफिशियल है। समझ गए ना? आगे के लिए यानी कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। तो इनको सबको जरूर रीड जरूर करना। इसमें एक चीज जो है वो मैं जरूर करवाने जा रहा हूं, सेकंड पेंडुलम। एक पॉइंट मैं करवा रहा हूं, वैसे तो इसके अंदर 10 पॉइंट है, 11 पॉइंट सिंपल पेंडुलम के ऊपर इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं 11 में से 2 तो यही हो गए। एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, एक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट जी पे डिपेंड कर रहा है। 2 पॉइंट तो 11 में से यही हो गए आपके। एक मैं और करवाने जा रहा हूं, दैट इज सेकंड पेंडुलम। हेडिंग डाल लेंगे सेकंड पेंडुलम। सर इसी में है? हाँ जी बेटा, सिंपल पेंडुलम के कुछ स्पेशल केसेस होते हैं बेटा, या यूं कह सकते हैं आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आप लोगों ने रीड करने हैं बुक में से, जिनमें से 2 मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए, एल और जी वाले ही हैं। ठीक है, ये स्पेशल केस ही हो जाते हैं एक तरीके से, या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी कह सकते हैं। और एक और पॉइंट है जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं करवा रहा हूं, दैट इज सेकंड पेंडुलम। बाकी पॉइंट्स आपने सब अच्छे से रीड जरूर करने हैं,
क्योंकि रीड करने से आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज का कंपटीशन एग्जाम्स के लिए। ओके, तो सेकंड पेंडुलम की बात कर रहा हूं मैं अब। सेकंड पेंडुलम मतलब वो होता है जिसका टाइम पीरियड जो ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द बॉब है या सिंपल पेंडुलम है वो 2 सेकंड होगा। वो क्या होगा? 2 सेकंड। ओके, सेकंड पेंडुलम क्या हुआ? जिसका सेकंड पेंडुलम वो हुआ जिसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशंस या ऑसिलेशन क्या होगा? इज 2 सेकंड। ओके, तो कई बार इसका उल्टा पूछा जाता है, यानी वो पूछेगा सेकंड पेंडुलम क्या, तो आप बताओगे सेकंड पेंडुलम वो है, उस पेंडुलम को हम सेकंड पेंडुलम बोलते हैं जिसका टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन और ऑसिलेशन इज क्या होगा? क्या है? इज 2 सेकंड, 2 सेकंड होता है। लेकिन अब वो पूछेगा कि कितनी उसकी लेंथ होनी चाहिए फिर स्ट्रिंग की, तो वो हम निकालते हैं। वी नो दैट T इज इक्वल टू 2 पाई L बाय G अंडर द रूट। अब T तो हमें दे दिया 2 सेकंड, सेकंड पेंडुलम है तो हम तो खुद ही बोल रहे हैं सेकंड पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड कितना होता है? 2 सेकंड। तो ये 2 लगाएंगे T की जगह। समझ गए? यस सर। यस सर। और इसकी जगह 9.8 लगा देंगे L बाय G। जब अंडर रूट खत्म करना होगा तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर L अपॉन 9.8। ठीक है, ये सारा सॉल्व आउट करोगे, 4 से तो 4 कट ही गया। चलो ये सारा सॉल्व करके आप पे L जो है अप्रोक्सीमेटली 99.3 सेंटीमीटर आ जाता है, यानी अबाउट 1 मीटर। तो फॉर सेकंड पेंडुलम द लेंथ शुड बी 1 मीटर, अबाउट 1 मीटर। ओके, yes sir, ठीक है, तो इसका मतलब सेकंड पेंडुलम 22/7 या 3.14। दोनों में से जो मर्जी डाल दो बेटा, कोई चक्कर ही नहीं है इसमें। 3.14 डालते हैं वैसे ज्यादातर। ओके सर। ठीक है जी, तो ये सारा कैलकुलेट करके अबाउट 1 मीटर आ जाता है। तो इट मींस सेकंड पेंडुलम के लिए जो लेंथ होनी चाहिए वो अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर होनी चाहिए। तब वो टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन जो सेकंड पेंडुलम बनेगा और उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 सेकंड का होगा। बोलो समझ आ गया? Yes sir. बाकी इसमें चीजें छोटी छोटी पढ़ने वाली हैं। इफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेड टू ऑसिलेट इन अ सैटेलाइट तो क्या होगा? फ्रीली फॉल होगा तो क्या होगा? अगर एक्सेलरेट होगा विद एक्सेलरेशन ऐसे तो क्या होगा? मतलब इस टाइप के अलग अलग कंडीशंस दी हुई हैं। वो कंडीशंस आपके काम आएंगी, तो आपने वो कंडीशंस पढ़नी है और उनके फॉर्मूले याद रखने हैं। ओके, फर्दर के लिए, सिलेबस के लिए नहीं। चलो अब आपको एक और टॉपिक करवा रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, हेडिंग डालेंगे आपके, उसमें भी मिलेगा ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। बीच के 2 टॉपिक्स हम लोगों ने नहीं करने, एक ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर और एक ऑसिलेशन ऑफ एक तो फ्लोटिंग सिलेंडर है और एक लिक्विड इन अ यू ट्यूब है। ये दोनों ही टॉपिक नहीं करने। ओके, दूसरा कौन सा था सर? कौन कौन से? एक फ्लोटिंग सिलेंडर वाला ऑसिलेशन ऑफ अ फ्लोटिंग सिलेंडर और एक है आपका लिक्विड इन यू ट्यूब। सिंपल पेंडुलम से अगले 2 टॉपिक हैं लगातार 1 बाय 1, वो दोनों ही नहीं करने। ओके, अब हम बात करने जा रहे हैं ऑसिलेशन ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग। ऑसिलेशंस ऑफ अ लोडेड स्प्रिंग, इसमें कई सारी हमारे पास वो बनेंगे, टाइप्स बनेंगे। वो आप लोगों ने टाइप्स अच्छे से याद रखने, फिर आएगा आगे कॉम्बिनेशन। तो आओ पहले इसके बारे में पढ़ लें। है कुछ नहीं, स्कूल में अगर कराया जाएगा तो अच्छा है। फॉर्मूले तो सबके सेम ही निकलने हैं, लेकिन फिर भी करने हैं। 2 टाइप की वाइब्रेशंस हम शो करेंगे, एक बार हम करेंगे हॉरिजॉन्टली और एक बार करेंगे वर्टिकली। ओके, एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार करेंगे वर्टिकली। देखो हॉरिजॉन्टली वाला मैं आपको करवाऊंगा नहीं, सिर्फ हल्का सा एक्सप्लेन कर रहा हूं।
हॉरिजॉन्टल वाला बिल्कुल वैसे ही है जैसे कल हम लोगों ने फोर्स लॉ नहीं किया था, फोर्स लॉ। Yes, sir. Yes, sir. किया तो था सर। हाँ कह रहा किया तो था सर। तो फोर्स लॉ जो था कल किया था, जिसमें हम लोगों ने टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या निकाला था, m/k अंडर द रूट 2 पाई में, यानी कि इनर्शिया फैक्टर अपॉन में स्प्रिंग फैक्टर। तो सेम डिटो कट कॉपी पेस्ट आप वहां पेल सकते हो, बस फर्क क्या होगा, यहाँ एक आप स्प्रिंग लेट कर लोगे। वहां पर मैंने क्या कहा था, एक पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन, ऐसे लेट किया था। यहां पर आपने वो पार्टिकल की जगह एक स्प्रिंग बता देना कि एक स्प्रिंग है। ओके सर। चीज वही है, सब कुछ वही है, बस एक स्प्रिंग है, उसकी मीन पोजीशन से आप कोई भी पोजीशन लेट कर लेंगे। वाई, इन्होंने जैसे वाई लिखा हुआ है तो आप वाई कर लेना, एक्स लिखना चाहो तो एक्स लिख सकते हो, हॉरिजॉन्टल है एक्स भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कल मैंने आपको बताया था। तो आपको पता है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो माइनस का के वाई या के एक्स डेवलप हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है ना। फिर आप लोगों को याद होगा F इजिकल टू एम ए करके, फिर एक एक्सेलरेशन m ओमेगा स्क्वायर बाय x करके m से m कट गया था, तो वो फॉर्मूला ये निकल आया था m/k अंडर द रूट। बस वही निकालना है, कर लोगे अपने आप। Yes, sir. Yes, सेम है, सेम चीज है, जो कल हमने फोर्स लॉ किया वही सेम आपने यहाँ पर पेलना है। ओके, तो हम टाइम वेस्ट नहीं कर देंगे, अब अगला टॉपिक उठाएंगे जो अलग अलग टॉपिक है थोड़ा सा। पहले इसके अंदर मैं 2 बूंद जिंदगी की डाल दूं। तब तक तुम एक काम करो, फोर्स लॉ वाला ही सही है, हॉरिजॉन्टल वाला फटाफट से लिख लो कॉपीज में, करो जरा। हुए हुए, अरे बाहर आ जा भाई। चलो, हाँ जी, लिख लिया। नो Yes, सर। sir. सर लिख लिया। लिख लिया तो आगे चलें। हो गया I सर। लिख लिया। ओके, चलो। तो अब हम बात करेंगे, इसमें नेक्स्ट टाइप आता है आपका वर्टिकल स्प्रिंग के लिए, वाइब्रेशंस ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। हेडिंग डाल लो, वाइब्रेशंस ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग। सर? हाँ जी, तो उसमें टाइम पीरियड भी निकाला था, उसमें टाइम पीरियड भी निकालना है इसमें हॉरिजॉन्टल लॉ में। हाँ हाँ, बेसिकली बेटा सब में टाइम पीरियड ही तो निकालने हैं, करना क्या है, फॉर्मूला सेम ही आएगा m/k अंडर रूट। ओके सर। बस k की वैल्यू अलग अलग आती जाएगी अलग अलग कंडीशंस में, अब ये होगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं बेटा। नेक्स्ट आता है आपका वाइब्रेशंस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। हेडिंग डाल लो, वाइब्रेशंस ऑफ वर्टिकल स्प्रिंग। ठीक है, चलो। हाँ जी बेटा। सर आज वैसे आपको रिवीजन नहीं करानी। ओहो, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। Yes. चलो कोई बात नहीं, ये आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, एंडिंग पे आ गया। इस चैप्टर को अगर टाइम लगा के आज मैं पे ही देता हूं, बस फिर हम रिवीजन ही करेंगे पहले। ठीक है, फिर 2 दिन sir. रिवीजन के बीच में, फिर 2 दिन बीच के ना रिवीजन के ले लेंगे हम लोग। सर कल तक भी करा दो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी। अब देखो, हमने एक नॉर्मल स्प्रिंग कंसीडर कर लिया PQ। Q इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट इसका, यानी एक सिंपल सा
एक स्प्रिंग है, हमने इसको सस्पेंड कर दिया, अभी हमने इसके साथ कोई वेट सस्पेंड नहीं किया, नॉर्मल पोजीशन पर है बेटा। ओके Yes, sir. अच्छा, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट लेट कर लेते हैं। स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है? K है। ठीक, अब हम क्या करते हैं? हाँ, अब हम कहते हैं कि इसके साथ एक वेट सस्पेंड कर दिया जिसका मास क्या है? m, जिसका मास m है, एक मास m वेट का कोई भी बॉडी जिसका मास m है वो मैंने इसके साथ सस्पेंड कर दिया। लेट अ बॉडी ऑफ मास m बी सस्पेंडेड, है ना, लोअर एंड के साथ। तो क्या होगा इसमें? हल्का सा एक क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट होगी। तो ये नॉर्मल पोजीशन से यहां तक की डिस्प्लेसमेंट क्या कह देते हैं हम लोग? वाई डिस्प्लेसमेंट ले ली, वाई कह लो, एल ले लो, बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हो तो बुक के अकॉर्डिंग ले लेते हैं, बुक में उन्होंने एल ले रखा है तो चलो एल कर लेते हैं। एल इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन ड्यू टू मास ऑफ द बॉडी। बोलो क्लियर है? या वेट ऑफ द बॉडी, सॉरी। एम जी नीचे की तरफ आएगा, आपको पता ही है। बोलो क्लियर है? यस सर। सर एल से दोबारा ठीक है। बोला, आपकी आवाज कट गई थी। कोई बात नहीं बेटा, मैंने क्या कहा कि नॉर्मल पोजीशन से वो उसमें एल डिस्प्लेसमेंट होगी ड्यू टू दिस वेट। इस वेट की वजह से जब मैंने इस वेट को कोई बात नहीं, ध्यान से सुनो। अगर ये मैंने एक बॉडी जिसका मास m है इसके साथ सस्पेंड कर दिया तो वो नीचे की तरफ क्या हो गई? खिसक जाएगी, डिस्प्लेस हो जाएगी। तो वो डिस्प्लेसमेंट हमने L लेट कर लिया, तो वो L हो गया। Q है ना, ये Q और इसको ये P Q इसको R कह देते हैं। तो Q R कितना हो गया? L। तो इस L डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या डेवलप होगा? एक रीस्टोरिंग फोर्स। माइनस का KL होगा कि नहीं? होगा? ओके ओके। अब माइनस का KL, इसके अंदर नेगेटिव साइन हमें पता ही है, इसके अंदर क्या शो करता है? बेटा Q तो पॉइंट है मेरे भाई, इसी Q से आगे ले लिया, QR डिस्प्लेसमेंट हो गई। नेमिंग नहीं लेनी तो मत लो, कंफ्यूज मत हो, नेमिंग की जरूरत नहीं है इसके अंदर, तो कंफ्यूजन मत करो, कोई टेंशन ना लो। तो मैंने वैसी नेमिंग लेके दिखा दिया आपको, ठीक है? हाँ, अब आपको पता है एक वेट नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ है, तो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर की तरफ होगा। ठीक है ना? यस सर। हाँ, अब वो फोर्स क्या आ गया? माइनस का KL आ गया। अब सिंस इट इज इन इक्विलिब्रियम, यानी कि अब ये ऑसिलेट नहीं कर रहा फिलहाल, सिर्फ मैंने वेट सस्पेंड कर दिया तो वो नीचे की तरफ डिस्प्लेस हो गया। तो मैंने कहा इस पे जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है वो कितनी हो रही है? माइनस का KL। नाउ इट इज इन इक्विलिब्रियम, और इक्विलिब्रियम की कंडीशन में जो टोटल फोर्स होती है वो हमेशा जीरो होती है, यानी कि मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं दैट F1 इज इक्वल टू mg। बोलो यस सर। है ना? सर माइनस नहीं होगा? हाँ माइनस का, सॉरी, F1 इज इक्वल टू माइनस का mg, और F1 की वैल्यू ऑलरेडी माइनस का KL है, माइनस का mg है, तो ये माइनस माइनस क्या हो गए? कैंसल। सो K की वैल्यू बन गई mg बाय L। ओके? यस सर। ओके सर। इसको यहीं छोड़ देते हैं, K की वैल्यू निकल आई है मेरे पास। नाउ अब हमने खुद और ये तो वेट की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुई, अब हमने इसको और डिस्प्लेसमेंट कर दी, एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट Y। तो मैं अगर इसको नीचे और खींचूं, अब हम खुद फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वजह से उसको नीचे की तरफ हमने खींच दिया। तो ये कितना है? यहां से यहां तक तो कितना था? L, और यहां पर मैंने और उसको खींच दिया तो ये कितना बन गया? Y। तो ये
तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, एल प्लस वाई या वाई प्लस एल हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। अब नाउ द टोटल डिस्प्लेसमेंट अगर एल प्लस वाई होगी तो अगेन और रीस्टोरिंग फोर्स इज डेवलप दैट इज माइनस एल प्लस वाई इंटू के। यही होगा, यस सर। है ना? जैसे रिस्टोरिंग फोर्स इस वेट की वजह से हुई थी एल डिस्प्लेसमेंट में, एफ इज इक्वल टू माइनस का के एल, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला रिस्टोरिंग फोर्स का के एक्स या के वाई होता है, तो वो उसकी जगह एल आ गया। अब वो चीज एक्सटेंड हो गई, एल प्लस वाई बन गई, तो न्यू रिस्टोरिंग फोर्स कितना बन गया, एफ टू इज इक्वल टू माइनस का के एल प्लस वाई। तो अब इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा वो निकाल लेते हैं। तो वो इफेक्टिव सर F2 माइनस F2 माइनस F1। नाउ द इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स इज F2 माइनस का F1। इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स F2 माइनस F1। जब ये माइनस माइनस करके आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, माइनस का के वाई बन जाएगा। यस सर। तो अब अगर ये माइनस का सर इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स क्या है? इफेक्टिव बेटा यहां पर अब दो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुए हैं, एक ड्यू टू वेट और एक जो हमने उस वेट को खुद डिस्प्लेस किया वाई। तो दोनों का जो नेट इफेक्टिव रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो माइनस करके पता चलेगा ना बेटा। तो वो दोनों माइनस करके हमने इफेक्टिव निकाल दिया, वो कितना निकला, माइनस का के वाई। अब इससे क्या पता चलता है माइनस के वाई से, कि जितनी मैंने डिस्प्लेसमेंट खुद करी वो उस पर डिपेंड कर रहा है। इक्विलिब्रियम में नहीं है। हाँ, यानी कि अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो इट ऑसिलेट्स, इट स्टार्ट्स ऑसिलेट। नहीं सर फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके डिस्प्लेसमेंट के। बिल्कुल। फोर्स जो है इफेक्टिव फोर्स वही रिस्टोरिंग फोर्स ही तो होगी ना बेटा। इफेक्टिव फोर्स को एफ लिख देते हैं। अब इफेक्टिव फोर्स जो है द रिस्टोरिंग इफेक्टिव फोर्स जो आएगी वो आपकी माइनस का के वाई का मतलब क्या हो रहा है कि जो इस पे नेट इफेक्टिव फोर्स लग रही है रिस्टोरिंग फोर्स, वो आपकी किस डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है, जो आपने डिस्प्लेसमेंट दी, यानी कि वेट वाली नहीं, जो आपने उसको पुल किया डाउनवर्ड, जिस डिस्प्लेसमेंट से आपने उसको पुल किया डाउनवर्ड, उस डिस्प्लेसमेंट पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से मैंने आपको बताया था जब भी कभी ऐसी सिचुएशन बनती है तो हमें पता है कि अगर मैं अब इस बॉडी को छोड़ दूं, रिलीज कर दूं, तो इट स्टार्ट्स ऑसिलेट। तो अगर ये ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है तो इसका मतलब इट एग्जीक्यूट्स एसएचएम, और एसएचएम का टाइम पीरियड की कंडीशन क्या होती है, T इज इक्वल टू 2 पाई m बाय k अंडर द रूट भी होती है। हाँ जी, ठीक है। अब k की वैल्यू क्या है, mg बाय एल। k की वैल्यू क्या है, mg बाय एल, यहां पुट कर दो। तो t इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन में mg बाय एल। तो ये देखो घूम फिर के देखो वही नहीं आ गया ऑसिलेशन वाला फॉर्मूला जो अभी निकाला, सिंपल पेंडुलम। यस सर। समझ आ गया? यस। और अगर आपको वो कहेगा इसकी फ्रीक्वेंसी निकालो तो उल्टा हो जाएगा, जी बाय एल बन जाएगा, यहां 1/2 पाई आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक हेडिंग डालेंगे, ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। Oscillations of loaded spring combinations। ठीक है, कॉम्बिनेशंस वाले करेंगे। ये रब कर दो बेटा, सबको क्लियर हो गया? यस सर। Yes, sir. तो बेसिकली हमने क्या देखा
कि कुछ भी नहीं है, पहले हमने एक स्प्रिंग लेट करा, स्प्रिंग में हमने कहा एक वेट लटका दिया, उसकी वजह से एक डिस्प्लेसमेंट हुई तो एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई, फिर हमने उसको पुल कर दिया, डिस्प्लेसमेंट करी, एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट करी, तो हमारे पास एक न्यू रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो गई L प्लस वाई करके, फिर दोनों का क्या निकाल दिया, नेट निकाल दिया, नेट निकाला तो वो माइनस का के वाई आया, यानी कि डायरेक्टली उतना प्रोपोर्शनल किसके निकला, उस डिस्प्लेसमेंट के जो हमने दी थी उसके अंदर पुल करा था। तो हमने कहा कि अगर रीस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट आता है डायरेक्शन में, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा SHM, और अगर वो एग्जीक्यूट करता है SHM, तो SHM में एग्जीक्यूशन में अगर टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन निकालना है या ऑसिलेशन निकालना है, तो आपके पास फॉर्मूला आपको पता ही है 2 पाई m बाय k अंडर द रूट। k की वैल्यू हमने पहले निकाल रखी थी mg बाय l, वो पुट करी तो हमारे पास आ गया सेम वही जो सिंपल पेंडुलम में निकाला था 2 पाई l बाय g अंडर द रूट। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है इसके अंदर ऑसिलेशंस ऑफ लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन। लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन, तो इसके अंदर 3 केसेस हैं हमारे लोडेड स्प्रिंग कॉम्बिनेशन में। लोडेड का मतलब हो गया कि वेट सस्पेंड किया हुआ है स्प्रिंग्स के साथ, लेकिन ये कॉम्बिनेशंस में है स्प्रिंग, यानी पैरेलल भी होंगे, सीरीज में भी होंगे, कुछ इस टाइप के हमारे पास कॉम्बिनेशंस बनेंगे। तो पहली हेडिंग डालेंगे केस 1 करके, इसके अंदर पहला हम केस बनाएंगे जब ये दोनों पैरेलल हैं, 2 स्प्रिंग कंसीडर कर लेंगे। सर वैसे कल छुट्टी करोगे? बोलो। सर इन स्प्रिंग को भी खींचते रहोगे? नहीं, हाँ इनमें खींचेंगे, डिस्प्लेसमेंट तो करेंगे, पर ये अभी फिलहाल ये हम कंडीशन वो ले रहे हैं लोडेड। लोडेड का मतलब क्या हो गया, ऑलरेडी इनके ऊपर मास सस्पेंड है, तो ये देखो दोनों के साथ इकट्ठा एक ही मास सस्पेंड है, दोनों पैरेलल हो गए एक तरीके के। 2 springs in parallel combination। ठीक, अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में हैं, तो दोनों के मैं कहता हूं इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, 2 डिफरेंट स्प्रिंग्स हैं, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, लेकिन दोनों के ऊपर मास एक ही अगर हैंग किया हुआ है, तो इस मास की वजह से दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम आएगा या अलग अलग आएगा? आएगा, सेम ही आएगा सर। सेम आएगा, बिल्कुल। तो इसके लिए रीस्टोरिंग फोर्स क्या कितनी डेवलप होगी, F1 इज इक्वल टू K1y माइनस का, और दूसरे के लिए होएगा माइनस का K2y। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस इसके लिए K1y बन गया, y तो सेम रहेगा दोनों के लिए, इसके लिए K1y, उसके लिए K2y, क्योंकि y जो डिस्प्लेसमेंट है यहां पर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। अब तो टोटल रीस्टोरिंग फोर्स जो डेवलप होगी वो टोटल कितनी होगी, नेट जिसको कहते हैं F1 प्लस का F2, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का K1 प्लस K2 इंटू y। माइनस बार ले लो। बोलो, क्लियर? सर सेम टाइप स्प्रिंग है। सर हाँ बेटा, सेम टाइप के नहीं लिए, अगर सेम टाइप होते तो रीस्टोरिंग फोर्स सेम नहीं होती इनकी, मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट सेम होते, फिर तो सेम नहीं है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। ठीक है, स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग लिए हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दोनों में सेम आई है, क्योंकि दे आर इन पैरेलल और दोनों को एक ही वेट के साथ सस्पेंड किया हुआ है। दैट्स वाई इस वेट की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट आएगी दोनों की वो सेम आएगी y, तो y सेम है बट स्प्रिंग कांस्टेंट इनके अलग अलग है, दैट्स वाई रीस्टोरिंग फोर्स भी अलग अलग डेवलप होंगे। नाउ द टोटल रीस्टोरिंग फोर्स इज K1 प्लस K2 y माइनस का। बोलो, क्लियर यहां तक सबको? सर इसका मतलब मैं इसकी जगह ऐसे लिख सकता हूं, कैपिटल KY, where capital K is equal to K1 small K1 plus K2। बोलो, क्लियर है? यस सर। अब देखो यहां से फिर क्या पता चल रहा है, सर F इक्वल टू KY हो गया, यानी SHM।
यस सर। यस सर। कंडीशन फिर से हो गई। अब एसएचएम की कंडीशन क्या है? टाइम पीरियड निकालेंगे तो 2 पाई m बाय k अंडर द रूट। तो m बाय k की जगह क्या हो जाएगा इस बार? k1 प्लस k2। सर अगर हम अपॉन के तक ही छोड़ दें? नहीं बेटा, k की वैल्यू जो हमने निकाली है वो यहां लगानी पड़ेगी हम, ओके सर। क्योंकि k का मतलब यहां पर क्या है? दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट्स का सम। तो इसका मतलब हमें दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट का सम यहां लिखना ही पड़ेगा। हाँ, अब जैसे अभी विश्वा पूछ रहा था, अगर ये दोनों, अब यहां स्पेशल कंडीशन बन सकती है, अगर दोनों ही स्प्रिंग सेम टाइप के हों तो दोनों का k1 इज इक्वल टू k2 हो जाएगा, तो ये 2k बन जाएगा। समझ आया? ओके सर। यस सर। ओके ओके। नेक्स्ट आता है इसमें केस अगर 2। दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम है सर सर तो फिर उनका कोफिशिएंट भी तो सेम होना चाहिए सर। कॉफिशिएंट किसका? कौन सा कॉफिशिएंट? सर अगर इनका डिस्प्लेसमेंट सेम है तो कोफिशिएंट भी तो सेम आना चाहिए ना सर। अबे F कौन is सा equal to minus कॉफिशिएंट? k, सर स्प्रिंग कांस्टेंट। बेटा के इज नॉट अ कॉफिशिएंट बेटा, के इज अ स्प्रिंग कांस्टेंट जो मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो सर वो से कांस्टेंट बोला था सर, सॉरी सर। हाँ, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट होते हैं जो मटेरियल टू मटेरियल वेरी करते हैं बेटा, के और k1। तो लेकिन उनका डिस्प्लेसमेंट तो सेम है ना सर। अरे भगवान, डिस्प्लेसमेंट सेफ है लेकिन मटेरियल तो अलग है, तो उनके तो कांस्टेंट्स तो अलग होंगे ना मेरे बच्चे। ओके सर। मटेरियल याद रखना, स्प्रिंग कांस्टेंट इसलिए तो कहते हैं हर मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग होता है, मटेरियल पे डिपेंड करते हैं ये, ठीक है। हर एक चीज का जो है वो तो हम लोग स्पेशल जो निकालते हैं ना, k इज इक्वल टू एफ बाय एल या y, यही होता है ना। फोर्स यानी Yes, sir. रीस्टोरिंग फोर्स कितनी डेवलप है पर यूनिट लेंथ, उसको स्प्रिंग कांस्टेंट क्या देते हैं। तो हर मटेरियल के लिए वो रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ डिफरेंट होती है, याद रखना ये, ठीक है। अब खुद सोचो ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉडी है और एक जो है लूज बॉडी है, किसको खींचना आसान है? लूज बॉडी को। तो ऑब्वियसली तो हर एक का अपना स्प्रिंग कांस्टेंट डिफरेंट हुआ कि नहीं, तो हर एक का मटेरियल पे डिपेंड करता है कि वो उस पे रिस्टोरिंग फोर्स कितनी पर यूनिट लेंथ डेवलप होती है, ओके है ना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर दोनों स्प्रिंग कांस्टेंट सेम कब होंगे? जब दोनों सेम क्वालिटी के होंगे। मान लो ये भी कॉपर का है, ये भी कॉपर का, वो भी आयरन का, वो भी आयरन का, वो स्टील का, वो भी स्टील का। ओके सर। वही तो बता रहा हूं। अब अगला आता है आपका सीरीज वाला। बोलो आज करना है या बाद में करें? सर बाद आज में ही करते हैं करा- सर। सर मेरे साथ बाद में। अरे पता क्या, छोटा सा ही है, आज ही खत्म कर दो इसको, हाँ ठीक है। करवा 2 मिनट हाँ 2 मिनट लगेंगे यार, कुछ नहीं है। चलो लो भाई, देखो अगला स्टेप क्या है। अगला स्टेप है कि सीरीज लिख लो। जब दो केस 2 है, जब दोनों सीरीज में हो, लाइक दिस। सर फिर कल तो छुट्टी करोगे? कल देखते हैं। कल तो सर, कर छुट्टी। हाँ। ये फिर से 2 स्प्रिंग हम लोगों ने ले लिए डिफरेंट स्प्रिंग कांस्टेंट्स के साथ, k1 एंड k2, बट नाउ दे आर इन सीरीज, है ना। यानी इसका वेट mg तो चलो नीचे शो करो, और ये आ गया। अब की बार ये सीरीज में है, क्या इनके अंदर डिस्प्लेसमेंट सेम होंगी? नो सर। नहीं सर। नहीं होंगी। इस बार दोनों में डिस्प्लेसमेंट्स भी अलग अलग होंगी, बट एक चीज सेम होगी। क्या? जी सो कोएफिशिएंट कॉफिशिएंट तो अलग अलग हो गए। सर फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स, वेरी गुड।
यानी कि इसके लिए F इज इक्वल टू K1Y1, समझ गए? माइनस का और दूसरे के लिए भी F इज इक्वल टू K2Y2 माइनस के लग जाएंगे। तो इसका मतलब जब ये कोई भी फ्री एंड के साथ एक बॉडी लटकाई जाए और ये सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, तो ये दोनों सेम डिस्टेंस से तो नहीं है, दोनों की डिस्प्लेसमेंट्स अलग अलग होंगी, डिफरेंट एक्सटेंशंस होंगी, बट रीस्टोरिंग फोर्स दोनों पे क्या होगा? सेम डेवलप होगा, क्योंकि ये एक स्प्रिंग की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है? Yes, अब अब हम क्या करेंगे? अब ऐसे काम में, ऐसी चीज में हम लोग क्या करेंगे? अगर हमें निकालना है तो हम इसके अंदर अब टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। यानी मैं इसको यहां से निकालूंगा, y1 इज इक्वल टू F अपॉन K1 और y2 इज इक्वल टू F अपॉन K2। नाउ द टोटल एक्सटेंशन इज y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, सो माइनस का F बाहर, 1 upon K1 plus 1 upon K2. Now solve it. K1, K2 upon K1 plus K2. नहीं, गलत नहीं कर गया? सर K2 प्लस K1 आएगा ऊपर और नीचे K1 K2। हाँ, वही मैं कहूं ना, हम एलसीएम में गड़बड़ कर गए। K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2। हाँ, और कोई बात नहीं, कभी कभार एक्स्ट्रा भी पड़ गया। बोलो क्लियर है? तो ये आपके पास आ गया माइनस का F K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, दिस इज इक्वल टू Y। नाउ F इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? उल्टा हो जाएगा, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, ठीक है ना? K1 K2 एंड Y माइनस का। बोलो क्लियर? सर ऐसा क्यों किया वैसे? वो ऐसा इसलिए किया मेरे बच्चे, क्योंकि हमें बेसिकली फॉर्म वही लेकर आनी है कि दोनों स्प्रिंग का जो टोटल रिस्टोरिंग फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है। तो उनके जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो देखो कैसे ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट इसमें रेसिप्रोकली ऐड होते हैं। ओके सर। तो यहां से आपके पास फिर से वही टाइम पीरियड निकालोगे, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2 पाई m बाय k। k की जगह इस बार क्या लगेगा? K1 K2 K1 प्लस K2। यस सर। बोलो क्लियर? यस सर। रब कर दूं? लास्ट टाइप करते हैं इसका, फिर लास्ट केस। यस सर। कल कर लेंगे सर। 1 मिनट से लिखने दो, और लिखने दो सर सर। बच्चे देखो कितने कम रह ओके गए। ओके है, मैंने मिटाई डाला, इतने कम रह गए। मिटाई दो तो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक रह गया, ये मेन वाला खत्म हो जान दो, फिर तो कुछ भी नहीं रह गया, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा ये तुम्हारा। ठीक है ना? चलो कर दो रब बेटा। ओके, डायग्राम तो रब कर दो ना। वेट तो मेरा 60 है बेटा। यस सर। सर कम हो गया पहले सर। हाँ, कम कम ज्यादा होता रहता है। सर एंजियोरा मास खा लीजिए, कांस्टेंट हो जाएगा। सही बात है। चलो नेक्स्ट वाला केस तब तक स्टार्ट करते हैं। हो गया सर, मिटा दो। ओके, नेक्स्ट केस आपका ये बनेगा। इस बार दो रिजिड स्पोर्ट के बीच में दो स्प्रिंग इस टाइप से हैं कि उनके बीच में एक मास है। अब क्या होगा? ध्यान से सुनना, तुम्हें खुद समझ आ जाएगा क्या करने वाला हूं। इस मास के वेट की वजह से ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट होगी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट नीचे भी तो होगी। यस सर। फर्क क्या होगा? ऊपर से वो स्ट्रेच हो रहा है और नीचे से वो कंप्रेस हो रहा है।
सर ऊपर प्लस हो रहा है, इधर माइनस हो रहा है। हाँ, ऊपर से तो इंक्रीज होगा और नीचे से वो डिक्रीज होगा, यानी ऊपर से वो स्ट्रेच हो रहा है और नीचे से वो कंप्रेस हो रहा है। तो लेकिन डिस्प्लेसमेंट आर सेम, तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका मतलब फिर से सेम हो गई। तो आपने डायरेक्ट फिर से वही काम करना है जो पहला केस किया था, K1y F2 इज इक्वल टू माइनस का K2y। नाउ टोटल क्या बन जाएगा, माइनस का K1 प्लस K2 इंटू वाई। तो सर प्लस नहीं आएगा? नहीं बेटा, वो हमेशा रिस्टोरिंग फोर्स ऑपोजिट होगा ना, भले ही वो स्ट्रेच हो चाहे वो कंप्रेशन हो। रिस्टोरिंग फोर्स तो डिस्प्लेसमेंट से ऑपोजिट डायरेक्शन में डेवलप होता है ना हमेशा। यस सर। तो बस सेम वही कंडीशन देखो, फर्स्ट केस वाली बन गई कि नहीं, जो भी अभी करा था हमने, वेयर K इज इक्वल टू K1 प्लस K2। नाउ फिर से टाइम T इज इक्वल टू 2 पाई m बाय K1 प्लस K2 अंडर द रूट। अच्छा सर, बहुत अच्छा जवाब सर। सेम है, बस कंडीशन अलग हो गई। वो पैरेलल कंडीशन थी, ये सीरीज में है, लेकिन इसमें दो स्प्रिंग के बीच में मास है और दोनों स्प्रिंग जो है दोनों एंड उनके रिजिड सपोर्ट के साथ कनेक्टेड हैं। बोलो क्लियर? हाँ, इसके बाद तो बस अब आपके डेफिनेशंस आ जाती है। डैम्ड ऑसिलेशन क्या होता है, अनडैम्ड क्या होता है, फोर्स्ड ऑसिलेशन क्या होता है, रेजोनेंट ऑसिलेशन क्या होता है, ये मैं आपको वैसे एक्सप्लेन करवा दूंगा, ठीक है। तो आपका चैप्टर जो मेनली है बेसिकली, हाँ बेसिकली आपका 10A ऑसिलेशन यहां खत्म हो जाता है। ओके सर। तो आप मंडे को, हाँ मंडे को या ट्यूसडे को, ऐसा है सुनो मेरी बात, चलो मैं उस पे बोल दूंगा आपको, मैसेज कर दूंगा, उसमें ग्रुप के अंदर मैसेज कर दूंगा। ओके चलो, बाय बाय। करना है मैसेज। Thank you.